हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा यहाँ पर FT7 पेपर कोड RMG2 कोड है B, जिसमें केमिस्ट्री अपन डिस्कस करेंगे बेटा। टॉपिक है कार्बनिक रसायन विज्ञान, कुछ आधारभूत सिद्धांत व तकनीकें, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड टेक्निक्स बेटा। हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। क्वेश्चन नंबर 51 है बेटा इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। यहां पर बेटा ये माइनस चार्ज इधर शिफ्ट होके यहां रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। सेकंड स्पीसीज की बात करें तो ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट इधर करेगा। एलाइलिक सिचुएशन, माइनस चार्ज इधर आना है, ये इधर शिफ्ट होके आएगा, इसमें भी रेजोनेंस होगा। जबकि जो फोर्थ है इसमें स्टेबिलिटी आ रही है आयन की बेटा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, तो आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ। 52 विच अमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके पास ये दो हाइड्रोजन इसमें अवेलेबल है। अगर एक हाइड्रोजन इसमें से आप एज ए H+ रिमूव कर देते हैं तो बच्चे आपको साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन मिलेगा। और ये जो स्पीसीज है बेटा एरोमेटाइजेशन गेन करेगा, और एरोमेटाइजेशन यदि गेन करेगा तो स्टेबिलिटी जो है बेटा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जानी है। पहले ये नॉन एरोमेटिक स्पीसीज है बच्चे, और उसके बाद ये हो गया एरोमेटिक, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी से गेन होगी। इस वजह से ये अपना H+ इजीली रिमूव कर देगा और इनमें से चारों में से सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। द कंपाउंड विच इज एरोमेटिक इन नेचर। देखिएगा बेटा, एरोमेटिक होने के लिए क्या है कि रिंग में सारे के सारे प्लेनर होने चाहिए, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज होनी चाहिए, और साथ ही साथ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और वो भी किस सिचुएशन में, डीलोकलाइज सिचुएशन में होने चाहिए। अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर सेकंड, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, थर्ड में भी ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है बेटा, कहीं ना कहीं ये वाले भी दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो प्लेनर स्ट्रक्चर ही नहीं बचेगी और इनमें से कोई भी एरोमेटिक नहीं हो पाएगा। तो एरोमेटिक करेगा कौन सा बेटा, फर्स्ट वाला। भाई इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन कैटेगरी में आ रहे हैं, एरोमेटिक पहला ऑप्शन हो जाएगा। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट इज। देखिएगा बच्चों, HBr पहले स्टेप में इसको क्या डोनेट करेगा बेटा, H+ डोनेट करेगा, और इस डबल बॉन्ड में से ये वाला बॉन्ड रिमूव होकर के बच्चे ये यहां से एक डबल बॉन्ड रिमूव होगा, इधर हाइड्रोजन अटैच होगा और ये कार्बोकेटायन बनेगा 2 डिग्री। लेकिन अगर इसमें मैं मिथाइल शिफ्ट करवा देता हूं तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट के द्वारा यहां पर आपको जो स्पीसीज मिलनी है बेटा वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिलेगा। ये स्थिति आपको मिलेगी, और इसमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगी। भाई अल्फा CH की संख्या 3 यहां से मिलेगी, 3 यहां से मिलेगी और 1 यहां से मिलेगी। टोटल आपके पास अल्फा CH कितने हो गए बच्चों, 7 हो गए। और अल्फा CH यदि ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा होंगी और स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका इसमें, थर्ड। Which of the following reaction intermediates is or are electrophilic in nature। बेटा कार्बेनाइन तो नहीं होगा,
कहीं ना कहीं बेटा इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच कैटेगरी है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी तय है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में होगा। कार्बिन की यदि मैं बात करूं तो इसके पास लोन पेयर है लेकिन इसका खुद का ऑक्टेट पूरा नहीं है बच्चे, और जब खुद का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल का काम ही करेगा। फ्री रेडिकल की जो कैटेगरी है बेटा उसमें भी कहीं ना कहीं ऑक्टेट पूरा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहेगी बेटा। हालांकि इलेक्ट्रोफाइल का, फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होना इसके साथ अटैच्ड ग्रुप पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर नॉर्मल वे में आपसे कोई फ्री रेडिकल पूछे तो कहीं ना कहीं ऑक्टेट इसका भी पूरा नहीं हो पा रहा बेटा, ये भी इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। विच टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कार्बन एंड नाइट्रोजन आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ CN बॉन्ड आर? हाइब्रिड ऑर्बिटल पूछे गए कुल मिलाकर के, तो बेटा ये वाले सारे कार्बन चारों के चारों कैसे हाइब्रिडाइज है बच्चे? sp2। और ये जो नाइट्रोजन है इसका भी लोन पेयर इसमें पार्टिसिपेट करेगा कॉन्जुगेशन में बच्चे, ये भी क्या बचेगा? sp2 हाइब्रिडाइज। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? sp2 एंड sp2। इन pyridine नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन, pyridine की यदि अपन बात करें, ये स्थिति है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है लेकिन बेटा ये लोन पेयर इसमें कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि डबल बॉन्डेड से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो ओवरऑल बेटा जो कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने होंगे बच्चा? 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, कितने हो जाएंगे बच्चों? 6। Which of the following compound has isopropyl group? आइसोप्रोपाइल ग्रुप की अगर बात करी जाए तो बेटा इस ग्रुप को आप आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहते हैं। पहला ऑप्शन 2233 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। आपके पास में बेटा पेंटेन है, मतलब कितने कार्बन हो जाएंगे? 5। हाँ बच्चों, अब 2233 यदि मैं नंबरिंग इधर लेफ्ट से शुरू करता हूं तो 2 पे, 2 पे, 3 पे और 3 पे मिथाइल ग्रुप है। आइसोप्रोपाइल पहले ऑप्शन में नहीं आ पा रहा है। सेकंड ऑप्शन की बात करें, फिर से पेंटेन है, 2,2 डाई मिथाइल ग्रुप है, इसमें भी आइसोप्रोपाइल नहीं आ रहा है। थर्ड ऑप्शन फिर से पेंटेन, 2,2 और 3 पे मिथाइल ग्रुप, यहां भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप नहीं आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन पेंटेन और 2 पे मिथाइल। अगर आप पहचाने अच्छे से तो क्या ये वाला ग्रुप आइसो ग्रुप हो जाएगा बच्चे? तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 2 मिथाइल पेंटेन। On monochlorination of N-pentane, normal pentane, number of enantiomeric pairs, enantiomeric pairs कौन बनाएगा बेटा? जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। अब नॉर्मल पेंटेन आपके पास में ये है, मोनोक्लोरिनेशन मतलब सिर्फ आप एक ही क्लोरीन चिपकाएंगे, या तो आप यहां लगा सकते हैं बेटा। अगर आप यहां पर क्लोरीन लगाते हैं तो पहचानिए इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बनेगा। सेकंड देखें अपन, आप यहां पर क्लोरीन लगा सकते हैं बेटा। अगर आप अच्छे से देखें तो इस कार्बन में भाई इधर कौन सी वैलेंसी आएगी? हाइड्रोजन। तो कहीं ना कहीं क्या ये बेटा कायरल बन पा रहा है? बिल्कुल बन पा रहा है। कायरल बनेगा भाई, एक तरफ कार्बन हो गया, एक तरफ प्रोपिल ग्रुप हो गया, एक तरफ क्लोरीन, एक तरफ हाइड्रोजन। और अगर ये कायरल है तो क्या ये पेयर ऑफ एनेंशियोमर देगा? बिल्कुल देगा बेटा, पेयर तो एक ही देगा। ओवरऑल यहां से एक पेयर आपको मिल रहा है। तीसरी कैटेगरी क्लोरीनेशन की,
यहाँ आप एक Cl लगा सकते हैं बच्चे, लेकिन ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव कैटेगरी है क्योंकि दोनों तरफ क्या इथाइल इथाइल ग्रुप आ रहा है। तो कंडीशन आपके पास सिर्फ क्या बचती है, पेयर ऑफ एनेंशियोमर की, सिर्फ एक पेयर ऑफ एनेंशियोमर आपको मिल पाएगा बच्चे। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एनिलीन कैन बी क्वांटिटेटिवली एस्टिमेटेड बाय, देखिए बच्चे कैरियस मेथड काम आता है सल्फर के लिए और हेलोजन के लिए, जेल्डोल मेथड और एक और होता है ड्यूमास मेथड, वो किसके लिए काम आता है, नाइट्रोजन के लिए। विक्टर मेयर मेथड बेटा ये तो एल्कोहल का टेस्ट देने में काम आ जाता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। लिविक मेथड कार्बन और हाइड्रोजन के एस्टिमेशन के लिए काम आता है। तो नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए इसमें से कौन सा काम आ जाएगा बच्चे, जेल्डोल मेथड। 4 different alkenes are treated with HBr. Which of the following alkene follows Markovnikov addition? मार्कोनिकोव एडिशन की यदि बात करी जाए बेटा तो अनसैचुरेशन में से बेटा जब आप ENU का एडिशन करवाते हैं E प्लस NU माइनस का, तो मार्कोनिकोव एडिशन क्या बोलता है बच्चे कि एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहां पर, मान लीजिए आपके पास में स्पीसीज क्या है CH3 CH डबल CH और H। तो मार्कोनिकोव ये कहता है कि जब यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के यहां पर न्यूक्लियोफाइल आप अटैच करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से क्या हो, कम हो बेटा, और इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा। ये मार्कोनिकोव का एडिशन बोल रहा है। कुल मिलाकर के यहां पर एक और चीज मैं बताऊं आपको कि मार्कोनिकोव एडिशन की बातें तब एप्लीकेबल होंगी जब स्पीसीज ऐसी हो जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अनसिमेट्रिक हो, अनसिमेट्रिक, तभी आपको मेजर और माइनर प्रोडक्ट की बातों का कुछ आइडिया बैठेगा। यहां पर यदि देखा जाए तो इसके अंदर क्या कैटेगरी है बेटा, क्या ये सिमेट्रिक एल्कीन है, और सिमेट्रिक एल्कीन पर मार्कोनिकोव एडिशन का कोई लेना देना नहीं है। ये वाला भी सिमेट्रिक है, ये वाला भी सिमेट्रिक है, ये वाला कैसा है बच्चा, अनसिमेट्रिक, और ये भी कैसा है, अनसिमेट्रिक। तो मार्कोनिकोव एडिशन की जो बातें आप करेंगे वो वास्तव में किस पे हो सकती है, बी पे और डी पे। नेक्स्ट है बेटा प्रोडक्ट ए एंड बी, ए मेजर है बी माइनर है, क्या होगा देखिएगा। AlCl3 इस एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके क्लोराइड एक्सेप्ट करेगा, क्लोराइड एक्सेप्ट करने पर आपको ये कार्बोकेटायन देखने को मिलेगा। अब सिचुएशन क्या है बेटा, हो सकता है कि ये कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके बेंजीन पे डायरेक्ट अटैच हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, और ये कौन सा है बेटा, सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन। हो सकता है कि यहां से हाइड्रोजन रीअरेंज हो, कहना क्या चाहता हूं देखिएगा इधर बेटा कि ये हाइड्रोजन अगर रीअरेंज हुआ, 1-2 शिफ्टिंग हुई, तो सिचुएशन क्या बनेगी आपके पास में, एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन जनरेट होगा। यहां पर बेटा कौन सा था, 1 डिग्री, और यहां जनरेट हो गया सीधे 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और अब अगर ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैच होता है तो आपको क्या स्थिति मिलेगी बेटा, आपको मिल जाएगा इसमें टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। और देखा जाए तो क्या ये वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये रीअरेंजमेंट होगा भी 100 बेटा, ये रीअरेंजमेंट होगा इसके अंदर, क्योंकि यहां मिलने वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है 3 डिग्री वाला, तो ऐसी स्थिति में ये मिलेगा। मुद्दा ये कि ये प्रोडक्ट कैसा होगा, मेजर, और ये प्रोडक्ट कैसा होगा,
माइनर। तो मेजर प्रोडक्ट बेटा ए वाला मेजर टर्सरी ब्यूटिल बेंजीन बनेगा और दूसरा आइसोब्यूटाइल बेंजीन। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्यूट 1-इन एंड बेंजीन, ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास में ब्यूट 1-इन और ये बेंजीन। भाई अनसेचुरेशन इसमें है, बेंजीन में भी है तो सही, लेकिन बेटा बेंजीन अनसेचुरेशन टेस्ट नहीं देता। क्यों नहीं देता बच्चे? क्योंकि बेंजीन में एरोमेटाइजेशन है, जैसे ही अनसेचुरेशन टेस्ट देगा इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी और कहीं ना कहीं इसकी स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है। इस वजह से बेंजीन अनसेचुरेशन टेस्ट नहीं देता। तो मुद्दा ये है कि ब्रोमीन वाटर भी अनसेचुरेशन टेस्ट के लिए काम आता है। क्या होगा कि ब्रोमीन वाटर का रेडिश ब्राउन कलर होता है बच्चे, और जब ये अनसेचुरेशन टेस्ट देकर के अटैच हो जाएगा इस डबल बॉन्ड से तो वो रेडिश ब्राउन कलर गायब हो जाएगा। बेयस रिएजेंट जो है बेटा उसका भी बेटा वोयलेट कलर है, लेकिन अनसेचुरेशन टेस्ट देने के बाद में ये भी डिकलराइज हो जाता है। ये अनसेचुरेशन टेस्ट देगा जबकि ये अनसेचुरेशन टेस्ट नहीं देगा। तो आप क्या काम में ले सकते हैं? ब्रोमीन वाटर और बेयस रिएजेंट काम में ले सकते हैं ब्यूट 1-इन और बेंजीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। Which pair of compound has similar bond angle and similar hybridization of carbon? देखते हैं। एथेन, अगर आप देखेंगे तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3 दोनों कार्बन का। और इथाइलिन की यदि मैं बात करूं तो इसमें हो गया sp2। इथाइलिन sp2 और इथाइन में कौन सा हो जाता है? sp, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन वाली सिचुएशन। इथाइलिन हाँ sp2 और बच्चे बेंजीन में भी कौन सा होता है? sp2। हाइब्रिडाइजेशन सेम है दोनों के अंदर। और मुद्दा ये कि sp2 यदि है तो एंगल भी कितना होगा बेटा? दोनों में 120 डिग्री 120 डिग्री का होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका इसमें? थर्ड। पहचानिए आपको कौन सी रिएक्शन दी हुई है बेटा? कुचरोव। और कुचरोव रिएक्शन में जो एडिशन होता है H और OH का वो कौन सा होता है बच्चे? मार्कोनिकोफ। अब मार्कोनिकोफ एडिशन यदि मैं फॉलो करता हूं, देखिएगा बेटा, CH ट्रिपल C CH2 CH3 था। क्या किया जाएगा? एक डबल बॉन्ड आप यहां से हटाएंगे, न्यूक्लियोफाइल वहां जाएगा जहां पर H की संख्या कम हो। तो OH यहां आना है और H यहां आना है। अगर पहचाने तो ये बन गया इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म बन गई बेटा। और इनोन फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल ना होने की वजह से ये कौन सा टोटोमेरिस देगा? कीटोइनोल टोटोमेरिस। ये लोन पेयर यहां शिफ्ट होना है, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, और क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इस वजह से ये हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होकर के इस कार्बन पे चला जाना है। फाइनली क्या बन जाएगा? CH3 COO CH2 और CH3। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चे आपका इसमें? फर्स्ट आपका आंसर हो जाना है। नेक्स्ट है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मोनोब्रोमिनेशन। देखिएगा बेटा, जब आप बेंजीन रिंग का ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो ये एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन में बेटा ESR की रिएक्टिविटी बढ़ती है। पहचानिए, CH3 का प्लस H इफेक्ट लगेगा, COOH का -R, बेंजीन में कुछ है ही नहीं, और NO2 का भी -R। तो यहां पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा बेटा? फर्स्ट वाला।
ये दोनों ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए। माइनस आर जो है बेटा वो रिएक्टिविटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ESR के लिए। तो दूसरे नंबर पे कौन आ जाना है, बेंजीन आ जाएगा बेटा। आंसर तो आपका इसी से हो गया। एक और बताऊं कि COH और NO2 दोनों का माइनस आर अप्लाइड है, लेकिन बेटा NO2 का माइनस आर COH के माइनस आर से ज्यादा डोमिनेंट होता है। NO2 ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप है एज कंपेयर टू COOH। Which of the following cannot be obtained as major product by Kolbe electrolysis? बात करें कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की तो क्या है, सोडियम सॉल्ट जिसका आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, तो स्पीसीज सीधे मैं बात करूं एनोड पर एनायन चला जाएगा RCOO माइनस। एनोड पर होना क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन, तो क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद में RCOO रेडिकल। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा और ये यहां। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, R रेडिकल और CO2 बनेगा और CO2 एक थर्मली स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो इस रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में आने का ड्राइविंग फोर्स क्या है बेटा, CO2 स्टेबल मॉलिक्यूल का रिलीज होना। फिर ऐसे दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे और दोनों R रेडिकल आपस में मिलकर के बेटा एक सिमेट्रिकल एल्केन का प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहां पर मुद्दा ये है कि कम से कम बेटा दो कार्बन तो इसमें आएंगे ही सही, कम से कम 2 कार्बन आएंगे। तो जो मीथेन है कुल मिलाकर के वो इसमें एज ए प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अरे बात समझे क्या बेटा, मैंने ये कहा कि R से R जुड़ेगा, अब वो एल्केन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है, जो भी कैटेगरी है, लेकिन मुद्दा ये जरूर है कि यहां पर 2 कार्बन जरूर होने चाहिए प्रोडक्ट में। ये वाला जो है आप कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से नहीं बना सकते, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से इसका प्रोडक्शन संभव नहीं है बेटा। नेक्स्ट, एन एल्कीन गिव्स 2 मोल ऑफ SCHO 1 मोल ऑफ CO2। ठीक है, ओजोनोलाइसिस ट्रिक क्या है बेटा ओजोनोलाइसिस में जल्दी प्रोडक्ट पे पहुंचने की, कि मान लीजिए ये बॉन्ड आपके पास में है कोई भी, तो क्या ट्रिक है, इसे तोड़ो और दोनों तरफ OO चिपका दो बेटा। अगर मैं पहले प्रोडक्ट पे अप्लाई करूं तो ये इधर लेफ्ट में आपको SCHO मिल जाएगा, इधर भी आपको SCHO मिलेगा और एक प्रोडक्ट बीच में। कहीं ना कहीं आप साफ देख पा रहे हैं कि CO2 तो बन ही नहीं रहा, जबकि मुझे CO2 भी प्रोडक्ट में चाहिए। पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन, इधर से एक SCHO मिलेगा, यहां तोड़ोगे तो इधर से बेटा ये CO2 मिल जाएगा आपको। CO2 मिल गया, लेकिन SCHO कितना मिला, 1, जबकि ये कह रहा है कि SCHO के कितने मोल चाहिए, 2 मोल चाहिए। CO2 मिला, लेकिन SCHO का कितना मोल मिला, 1 मोल मिला, ये भी कैंसिल। यहां देखिएगा कंप्लीट प्रोडक्ट बेटा, ये आपको क्या मिल जाएगा, SCHO, यहां आपको क्या मिलेगा बेटा, CO2, राइट में आपको फिर से इधर SCHO मिल जाएगा और साथ में एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखिएगा बेटा ये सिचुएशन फॉलो होनी है, CH3 COO CHOO, यानी क्या आपको ये मिल पा रहा है, CH3 CO और CHO। ठीक है बच्चों, तो आंसर कौन सा हो जाना है, 4th। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनता है बेटा इसमें, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी बीच में। यहां पर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता, वो किस में बनता है, SN1 में बनता है बेटा। व्हाट इज द X, देखो बेटा एन ब्रोमोसक्सीनिमाइड, ये क्या अटैच करता है, ब्रोमीन, लेकिन कहां पर बेटा, या तो एलाइलिक पे या बेंजाइलिक सिचुएशन पे बेटा। और इन चारों में से यदि मैं देखूं तो ये जो सिचुएशन आ रही है, ये राइट साइड से देखे तो एलाइलिक और लेफ्ट से देखे तो बेंजाइलिक है, दोनों ही कैटेगरी एक साथ फॉलो हो रही है।
तो आंसर इसमें क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट। यहीं पर ब्रोमीन आप चिपका देंगे। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ध्यान दीजिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा कि X माइनस जो है उसका हाइड्रेशन होगा। X माइनस का क्या होगा बेटा, हाइड्रेशन हो जाएगा। और X माइनस का हाइड्रेशन कब ज्यादा होगा बेटा, स्मॉल साइज वाले का हाइड्रेशन ज्यादा होता है। यानी F माइनस के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा अटैच होंगे, बल्कीनेस आ जाएगी बेटा। इसका चार्ज जो है वो पानी की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कहीं ना कहीं इसकी न्यूक्लियोफिलिक नेचर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं न्यूक्लियोफिलिक नेचर की रेंज की बेटा, तो सबसे कम F माइनस की रह जानी है, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस, फिर I माइनस। वो सिंपल सी बात है कि I माइनस की साइज बड़ी है, उसका हाइड्रेशन कम होगा, वाटर मॉलिक्यूल कम चिपकेंगे, क्राउडनेस भी कम होगी, चार्ज भी बेटा इसी पर सेंट्रलाइज रहने का चांस रहेगा। तो I माइनस यहाँ पर सबसे बेहतर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ऑप्शन कौन सा चला जाएगा आपका इसमें, थर्ड। ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, देखिए बेटा E1 हो चाहे E2 हो, दोनों ही मैकेनिज्म में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी 3 डिग्री की होती है, फिर 2 डिग्री की और देन 1 डिग्री की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विनाइलिक हैलाइड, बेटा अगर इस डबल बॉन्डेड वाले पर डायरेक्ट आप हेलोजन अटैच कर देते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर, तो ये कौन सा ग्रुप कहलाता है, विनाइलिक। अगर आप नेक्स्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच करते हैं हेलोजन, तो ये कौन सा कहलाता है, एलाइलिक बेटा। अगर बेंजीन रिंग के अगले कार्बन पर आपने जोड़ा है हेलोजन को, तो ये क्या कहलाता है बच्चे, बेंजाइलिक। और बेंजीन रिंग से यदि आपने डायरेक्ट अटैच किया है तो वो कहलाता है एराइलिक। तो विनाइलिक इनमें से कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। विच वन इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी फॉर SN1 रिएक्शन, देखिए बेटा SN1 रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है बच्चे, कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री से कम 1 डिग्री, और साथ ही साथ बेंजाइलिक कार्बोकेटायन भी बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। पहला ऑप्शन अपन देखें तो बेटा 3 डिग्री यहां भी है और 3 डिग्री यहां भी बनेगा Cl के रिमूवल के बाद में, लेकिन यहाँ 3 डिग्री के साथ साथ 3 बेंजाइलिक सिचुएशन है, जबकि यहाँ सिर्फ एक ही बेंजाइलिक सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा और इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। पहला सही है, इसने बेटा इनकरेक्ट पूछा है। दूसरा देखें तो ये 3 डिग्री बेटा, और यहां पर ध्यान दें ये बेंजाइलिक नहीं है, कुछ बच्चे जल्दीबाजी में इसको बेंजाइलिक इमेजिन कर लेंगे, ये एराइलिक सिचुएशन है। और यहां पर कौन सा करेक्टर आ गया, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, और डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, मतलब दूसरा ऑर्डर भी सही दिया हुआ है। तीसरा देखें तो ये नॉर्मल बेटा 1 डिग्री बनाएगा Cl जाने के बाद, जबकि ये बनाएगा बेंजाइलिक, बेंजाइलिक वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ये भी सही है बेटा। फोर्थ देखा जाए तो बच्चे ये कौन सा बनेगा, 3 डिग्री, और ये कौन सा बनेगा, 1 डिग्री। साथ ही साथ बेंजाइलिक है, तो ध्यान दें बेंजाइलिक ये भी तो है, दोनों में है बेंजाइलिक सिचुएशन। तो बेंजाइलिक विद 3 डिग्री और बेंजाइलिक विद 1 डिग्री, ज्यादा रिएक्टिव किसको होना चाहिए था, बेंजाइलिक विद 3 डिग्री सिचुएशन को। तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। विच अमोंग द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो
रिड्यूस करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन को। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? यहां तीन तीन रिलीजिंग ग्रुप है, दो रिलीजिंग ग्रुप, एक रिलीजिंग ग्रुप, आंसर सीधा कौन सा चला जाएगा? फोर्थ। हाइपर कॉन्जुगेशन की शर्त क्या है बेटा कार्बोकेटाइन के लिए? कि कार्बन प्लस और फिर यहां पर बेटा आपके पास में क्या अटैच होना चाहिए? कार्बन प्लस जो है उसके पास वाले कार्बन पे CH ग्रुप होना चाहिए, अल्फा पोजीशन का CH प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहले ऑप्शन में यदि आप देख रहे हैं तो CH2 इस कार्बन पर प्लस और इसके पास वाले कार्बन पर तीन तीन CH ग्रुप है, तो बेटा इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन बिल्कुल पाया जाएगा। सेकंड में भी होगा, दो अल्फा CH है, यहां देखो एक अल्फा CH इसमें प्रेजेंट है बेटा। अगर यहां देखो तो इसमें ये अल्फा पोजीशन है और इस पे एक भी CH अल्फा CH यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा? फोर्थ। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलेगा। द ग्रुप which is most activating towards electrophilic substitution। बेटा ESR के लिए रिएक्टिव ग्रुप कौन सा होगा जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा हो? ये तो होता ही -R है, ये लगाएगा +H +R और +R, तो -R तो होता ही डीएक्टिवेटिंग है फॉर ESR, +H और +R में से डोमिनेंट कौन सा चला जाएगा? +R, और इन दोनों में से भी ज्यादा +R कौन लगाएगा? NH2। क्यों लगा पाएगा ज्यादा ये +R? क्योंकि बेटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन की वजह से इसका +R ज्यादा लगेगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा रिंग के अंदर बच्चे। रेशो ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, भी यहां पर सब जगह एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसमें। ध्यान दें इस पर कितने हैं बेटा? 2 हाइड्रोजन, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी कर रहे हैं अपन। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का रेशो, सिग्मा बॉन्ड गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा? 15 रेशो 3। करेक्ट IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा पेरेंट जो है इसमें बेटा यहाँ पर 3 कार्बन है और इधर सिर्फ 2 हैं, इधर सिर्फ 1 है, तो पेरेंट जो है वो ये वाला कंसिडर होगा, फंक्शन ग्रुप तो इसमें है नहीं। ये ऊपर जो ग्रुप है वो कौन सा है बेटा? इथाइल, और नीचे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। तो अल्फाबेट ऑर्डर में पहले कौन आएगा बेटा? इथाइल का E पहले आता है, तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी। क्या हो जाएगा? 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। Which of the following alkane can easily be prepared by Wurtz reaction? Wurtz reaction में बेटा ओवरऑल सिमेट्रिकल जो एल्कीन होती है, सिमेट्रिकल एल्केन, वो आसानी से प्रिपेयर हो पाती है, इवन नंबर वाली। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा? भाई ये तो है ही है कि इसमें ये सिमेट्रिक नहीं है, ये भी सिमेट्रिक नहीं है, आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? सेकंड। एल्कीन विच कैन शोज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की शर्त क्या होती है बेटा? कि जो स्टीरियो सेंटर बनेंगे यहां दोनों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, इस सेंटर पे भी और जो दूसरा सेंटर कंपेयर कर रहे हो उनकी भी खुद की दोनों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। कहना क्या चाह रहा हूं कि यदि यहां पर XX आ गया तो अब ये जियोमेट्रिकल नहीं देगा, लेकिन यदि यहां पर बेटा XY आ गया अब ये जियोमेट्रिकल दे सकता है। ये कौन सी सिचुएशन है पहचानो तो। क्या ये सिस सिचुएशन बन पा रही है क्या बेटा? ठीक है बच्चे, तो कंडीशन क्या? यहां पर स्टीरियो सेंटर में बेटा दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो कंडीशन नहीं बन पा रही जियोमेट्रिकल की। यहां देखे फिर दोनों हाइड्रोजन आगे नहीं बना, इधर राइट में दोनों हाइड्रोजन आगे नहीं बना। फोर्थ वाले में बेटा एक तरफ आपका मिथाइल ग्रुप हो गया और एक तरफ हाइड्रोजन,
दोनों अलग हैं। यहाँ भी देखो एक तरफ मिथाइल ग्रुप और दूसरा हाइड्रोजन, तो ये सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आसानी से दे पाएगा। परोक्साइड इफेक्ट ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ध्यान दीजिएगा बेटा, परोक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr दे पाता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनाते हुए। सिर्फ HBr क्यों? ड्यूरिंग मैकेनिज्म एक स्टेप ऐसा आता है बेटा, जब आपको HX का बैंड तो बॉन्ड ब्रेक करके ये बनाना होता है। अब बॉन्ड एनर्जी की यदि मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा HF, HCl, HBr देन HI। तो HF और HCl की तो बॉन्ड एनर्जी होती ही इतनी ज्यादा है कि ये प्रोसेस बहुत ज्यादा एंडोथर्मिक हो जाता है, रिएक्शन हो ही नहीं पाती। लेकिन HI की बॉन्ड एनर्जी तो कम है, वहां तो होना चाहिए था ऐसा। वहां क्या समस्या आती है बेटा कि जो स्टेप ऊपर हुआ उसके बाद में अगले स्टेप में जो रेडिकल बनता है उसे एल्कीन पर अटैक करना होता है, एल्कीन के साथ अटैच होना होता है। लेकिन जो I- बना वो बहुत ज्यादा स्टेबल बन जाता है, और इतना ज्यादा स्टेबल बनने के बाद उसकी रिएक्शन करने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है। तो दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो करते हुए बचता कौन है? सिर्फ HBr। ट्रीटमेंट ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड की बात करें बेटा तो Ca2+ और C2 2- है। जब आप H2O से इसे रिएक्ट करवाएंगे तो बेटा 2- को कितने हाइड्रोजन मिल जाने हैं? 2। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें? C2H2 CH CH। क्लोरोफॉर्म स्लोली ऑक्सीडाइज बाय एयर, और पॉइजनस गैस जो बनती है वो क्या होती है बेटा? फोस्जीन COCl2। पॉइजनस गैस फोस्जीन बनती है इसमें। मेजर प्रोडक्ट बी ऑफ द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस इज, ध्यान दीजिएगा, AlCl3 के साथ बेटा पहले ये Cl गेन करके इलेक्ट्रोफाइल CH3 जनरेट करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होकर यहाँ CH3 अटैच हो जाना है। दूसरे स्टेप में फिर ये Cl लेके जाएगा और यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा बेटा वो CH3CO+। CH3+H है तो ये कैसा डायरेक्टिव होगा? ऑर्थो पैरा। तो या तो ऑर्थो पे COCH3 जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल ये वाला, या फिर कहाँ जुड़ेगा बेटा? पैरा पे। तो आंसर कौन सा हो जाना है इन चारों में? ऑप्शन में से फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। CH3 जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव और पैरा पोजिशन पे COCH3 इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोएरिन्स फॉर द रिएक्शन विद NaOH। हाँ बेटा, हेलोएरिन्स की रिएक्टिविटी वैसे तो काफी कम होती है डबल बॉन्ड करैक्टर के कारण, लेकिन फिर भी अगर ड्रास्टिक कंडीशंस में रिएक्शन करवाई जाए, OH को रिप्लेस करवाकर, सॉरी हैलाइड को रिप्लेस करवाकर OH को जोड़ा जाए, तो वास्तव में इसमें जो अटैक होता है वो होता है न्यूक्लियोफाइल का, इलेक्ट्रोफाइल का नहीं होता बेटा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है रिंग के ऊपर, और न्यूक्लियोफाइल का यदि अटैक हो रहा है तो रिंग में इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कम होनी चाहिए, यानी इसके साथ ऐसे ग्रुप अटैच होने चाहिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increases rate of NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर देखा जाए तो यहां 3 -R अप्लाई हो रहे हैं, इसमें 2 -R, इसमें 1, तो बेटा कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा रिएक्टिव यही हो जाएगा। फिर ये आंसर कौन सा हो गया? सीधे आपका सेकंड आंसर हो रहा है बेटा। सेलेक्ट द कायरल मॉलिक्यूल, मतलब बेटा कार्बन में चारों वैलेंसीज क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। पहला कायरल नहीं होगा क्योंकि एक तरफ मिथाइल में दूसरी तरफ भी मिथाइल आ गया। यहां देखा जाए तो ये भी कायरल नहीं होगा। हाँ, तीसरे ऑप्शन की मैं बात करूं तो क्या सिचुएशन है? इस कार्बन से एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ इथाइल है, एक तरफ ब्रोमीन है और एक तरफ हाइड्रोजन है। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा आपका? थर्ड।
ये नहीं होगा फोर्थ वाला, क्योंकि क्या दोनों तरफ इथाइल ग्रुप आ गया। क्लोरोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ डाइथाइल ईथर, पहचानिए क्या वुड्स रिएक्शन है क्या। और दो मॉलिक्यूल मिलकर के क्या स्पीसीज बना देंगे, ये वाला बेटा। आंसर सेकंड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहचानिए जिसमें कार्बन नेगेटिव चार्ज रहना है बेटा, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और अगर इसको कहीं से भी एक्टिव हाइड्रोजन मिल गया, एक्टिव हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, एक्टिव हाइड्रोजन होता है बेटा, तो वो सीधे एसिड बेस रिएक्शन देगा और क्या बना देगा बेटा, C2H6। द रिएक्शन CH3Br प्लस AgF, देखिए बेटा ये जो रिएक्शन है ना, इसमें बच्चे को डाउट सिर्फ दो में ही आता है कि ये स्वार्ट्ज रिएक्शन है कि फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो याद रखना, एक ट्रिक बता रहा हूं कि फिंकलस्टीन में एफ नहीं होता, फिंकलस्टीन में एफ नहीं होता। तो बताइए उस ट्रिक के हिसाब से अगर एफ दिखाई दे रहा है तो फिंकलस्टीन हटा दो, क्या बच गया, स्वार्ट्ज रिएक्शन है। इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर, द अपीयरेंस, देखिएगा बेटा नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, और सोडियम के साथ जब आप इसका लेसाने सॉल्यूशन बनाते हैं, कार्बन भी प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो बेटा तो ये क्या बना देता है, HCN माइनस स्पीसीज बना रहा है, और वो आयरन 3+ के साथ अटैच होकर के बेटा रेड ब्लड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें आपका, ये थर्ड आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल इन केस ऑफ सल्फोनेशन, सल्फोनेशन की बात करें तो बेटा क्या लिखते हो आप, H2S2O7, इसी को आप क्या लिख देते हो, SO3 प्लस H2SO4, और इसमें इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन कर रहा होता है बेटा, SO3। बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल का काम इसमें SO3 करता है। बेंजीन रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा, वो SO3 के सल्फर पर ही अटैक कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली कौन काम कर रहा है, SO3। हेक्स टू आइन गिव्स ट्रांस हेक्स-टू-इन, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है आपके पास में, और बेटा ट्रिपल बॉन्ड से वो एल्कीन बना रहा है, वो भी ट्रांस बनाना चाह रहा है, और ट्रांस एल्कीन किसकी प्रेजेंस में बनती है, सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, जबकि पैलेडियम BSO4 सिस एल्कीन बनाता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटा नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड पे अटैक ही नहीं करता, ना कार्बन डबल कार्बन पे और ना ही कार्बन ट्रिपल कार्बन पे, और मेटल के साथ H2 हो तो वो सीधे एल्केन तक लेके चला जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है रिएक्शन में, पहचानिए कि कहीं ना कहीं ये हाइड्रोबोरेशन वाला केस है बेटा, और ये एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है बच्चों। पैलेडियम BaSO4 जस्ट अभी भी अपन ने पढ़ा था कि क्या ये एल्काइन को एल्कीन में बदलने के लिए सही है बेटा। तो विचार क्या कर सकते हैं आप, C8H6 अनसैचुरेशन तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, बेंजीन रिंग है, साथ में 2 कार्बन है बेटा, ये वाली सिचुएशन। पैलेडियम BaSO4 इसको एल्कीन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है बच्चे, और B2H6 फाइनली क्या करना है, एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनाएगा। तो बेटा न्यूक्लियोफाइल अब वहां जाएगा जहां H की संख्या ज्यादा हो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें आपका, थर्ड। देखिएगा एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर लीविंग ग्रुप के रूप में फ्लोरीन हो तो पहला तो सीधा यही है कि वो खुद ही हाफमान मेजर प्रोडक्ट बनाना चाहता है। और यहां देखो तो और भी एक और बात आ गई,
यहां पर जो आप अटैक करवा रहे हो, जिस बेस को आप अटैक करवा रहे हो, वो भी बल्कि बेस है, बहुत ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड बेस है। तो ये भी इस एज पर अप्रोच करने की बजाय बेटा इस एज पर ज्यादा अप्रोच करेगा। तो दोनों ही सिचुएशन में जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा बेटा, हाफ मान प्रोडक्ट बन पाएगा मेजर। जो क्या स्थिति है, ये एज ए मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ए इज सेजेब प्रोडक्ट, बिल्कुल गलत है, हाफ मान प्रोडक्ट बनता है। ए कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोलेशन, गलत है बेटा, ये वाला ज्योमेट्रिकल दे ही नहीं सकता। बी की अगर बात करें जो कि माइनर प्रोडक्ट बनेगा, वो कौन सी सिचुएशन में आना है बेटा, ये वाला आपका माइनर प्रोडक्ट, और ये ज्योमेट्रिकल दे सकता था। इसने बोला बी कैन नॉट शो, फिर गलत बात। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट। एक स्ट्रक्चर आपको दी गई है, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन्स, ठीक है। ये कौन सा है बेटा, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री और 1 डिग्री, 1 2 3 4 5। क्या प्राइमरी कार्बन 5 हो गए? देखा जाए तो एक सिंगल ऑप्शन आपके पास है जिसमें प्राइमरी कार्बन इसमें 5 लिखे हुए हैं, आंसर तो वहीं से हो जाना चाहिए। फिर भी क्रॉस चेक कर ले, क्या ये सेकेंडरी हो गया? इसे देखो तो ये 3 डिग्री हो गया बेटा, और ये हो जाएगा कौन सा कार्बन, 4 डिग्री, आंसर फोर्थ। इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन ए टिपिकल SN2, देखेगा SN2 की अगर बात करें तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या मैं कंप्लीट रेट लो लिखूं इसका, तो आर बराबर के सबस्ट्रेट पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल पावर 1। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल है, और अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल 10 टाइम्स कर दी है तो रेट भी कितनी हो जाएगी बेटा, 10 टाइम्स हो जाएगी एज कंपेयर टू इनिशियल, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपके साथ। फर्स्ट ऑर्डर ध्यान दें किसके रेस्पेक्ट में बच्चे, न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में। टोटल तो सेकंड ऑर्डर, लेकिन न्यूक्लियोफाइल के लिए फर्स्ट ऑर्डर था। कौन सा आइसोमेरिज्म हुआ भाई, साफ है, इसमें पेरेंट चेन 6 कार्बन की और इसमें कितने की, 5 की है। चेन तो क्या बोलूं बेटा, ओवरऑल इसमें क्या सिचुएशन बनेगी, पूरी रिंग बन जाएगी। इसमें 6 की और इसमें 5 की, कौन से आइसोमर चले जाएंगे, चेन आइसोमर। NaI इन एसीटोन अंडरगोज SN2, ध्यान दीजिए SN2 हो चाहे SN1 हो, कहीं ना कहीं बेंजाइलिक और एलाइलिक की रिएक्टिविटी दोनों में ज्यादा होती है, तो R यहां पर ज्यादा रिएक्टिव हो ही जाएगा। उसके बाद SN2 में रिएक्टिविटी कम होती है क्राउडिंग बढ़ने के साथ में, डिग्री बढ़ने के साथ में, और उसमें 1 डिग्री की रिएक्टिविटी 2 डिग्री से ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा R रिएक्टिव होगा। उसके बाद में बेटा P और उसके बाद में Q। आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे, फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। इन द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय ड्यूमास मेथड, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, देखो बेटा ड्यूमास मेथड में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या रहना है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट NTP और STP, ml में अगर है तो 22,400 से डिवाइड करेंगे, 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। कितना वॉल्यूम आपको मिला, 224, ml में है तो 22,400 आ ही जाएगा, मोलर मास 28, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है 1.18 ग्राम। यहां से बेटा ये 100 और 100 कैंसिल आउट, अगर आप इसे 2 से डिवाइड करें तो ये 14, 0.59, तो 14/0.59। हाँ बच्चे, अगर आप इसको 2 जीरो ऊपर शिफ्ट कर दें और अप्रोक्स यदि मैं लिखूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, 60 से डिवाइड कर दें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाना है,
6 से डिवाइड करें, 6 टू 12, रिमेनिंग 2 है और 6 3, तो आंसर कौन सा हो जाना है बेटा आपका? अच्छा, ये क्या सिचुएशन आ रही है आपके पास में यहाँ पर? 140 है ना, तो 6 टू 12 और 23 के अप्रोक्स आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था बेटा आपका डिस्कशन, इसमें उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।